हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कर रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लोरिंग फोर्सेस की वर्कशीट। सो ये वर्कशीट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर के लिए क्या क्या चीजें हमने कवर कर ली हैं एंड क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन बाय लाइन कवर करना है तो वो भी मैंने आपको कवर कराया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही साथ इस चैप्टर का हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी एक क्लास की हुई है, ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किया। एंड इस चैप्टर का हमने वन शॉट भी कंप्लीट कर रखा है जो कि 30 मिनट में हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड आज की क्लास में हम यहाँ पे फाइनल रिवीजन करने वाले हैं इस चैप्टर के लिए, ठीक है। एंड आपको पता है कि भाई आपके एग्जाम में अब कितना ही समय बच गया है, ठीक है। कुछ बच्चों के तो एग्जाम स्टार्ट हो गए होंगे, है ना, और कुछ के बस होने ही वाले हैं। सो फटाफट से हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। एंड आपके पास अब 15 सेट के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर आएंगे। बेसिकली ऑलरेडी इससे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं उन सब के हमने वर्कशीट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वो भी जरूर देखिएगा, उसको मैं आई बटन पे लगा दूंगी, ठीक है। ओके, सो ऑडियो एंड वीडियो आई थिंक मेरे ख्याल से प्रॉपर है। बाकी कितने क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं वो उसका जवाब कौन देगा? आप दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में, बताओगे कि यस मैम आउट ऑफ 15 क्वेश्चन इतने क्वेश्चन हमसे हो पा रहे हैं एंड ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा। बाकी तो मैं ऑन द स्पॉट यहाँ पे समझा ही दूंगी, फिर भी मुझे बता देना कि समझ में आया या फिर नहीं आया। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, है ना, बातें बहुत हो गई हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व अ पुश? तो किस एक्टिविटी में यहाँ पे आपको पुश का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है? पुश मतलब क्या? वही जो आप अपने दोस्तों को देते रहते हो, है ना, धक्का। सो अ फार्मर पुलिंग अ प्लाउ विद अ बुल, लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ द वाटर, हिटिंग अ हॉकी बॉल विद अ स्टिक एंड अ फील्डर कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। तो किसमें आपको पुश नजर आ रहा है? किसमें? जब आप हॉकी से, ठीक है, हॉकी से जो आपकी स्टिक है ना, उससे आप हॉकी बॉल को ऐसे मार रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? बॉल को ऐसे पुश कर रहे हो टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे पुश का एग्जाम्पल हो जाएगा, पुश की एक्टिविटी हो जाएगी। ओके, सो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्या मेरी बात समझ में आई है? यस, यही आंसर किया था ना, मैं मान रही हूँ, हाँ, मैं तुम लोग की बात मान रही हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फोर्स दैट अलाउ एनिमल लाइक बुल टू पुल कार्ट एंड ह्यूमंस टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? कौन सा फोर्स होता है? हाँ जी, कौन सा फोर्स होता है जहां पे ये जो बैल है, जो बुल है, वो बिल्कुल ऐसा फोर्स लगा के चीजों को अपनी तरफ खींच रही है? दैट मीन्स दे आर यूजिंग देयर मस्कुलर फोर्स। कौन से फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? वो अपने मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब भी मसल्स का इस्तेमाल करके फोर्स लगाया जाता है, सो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, ठीक है। आप भी ऐसे उठाते हो ना अपना भारी भारी सा बैग सुबह स्कूल जाने के लिए, है ना, आधे तो नींद में होते हैं, नहीं जाना आज स्कूल, ठीक है, लेकिन फिर भी जितनी भी एक्टिविटीज करते हो, ब्रश कर रहे हो, कपड़े ऐसे पहन रहे हो, बैग को उठा रहे हो, तो सब में आपके मस्कुलर फोर्स का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे जो बुल काम कर रहा है उसमें भी मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अ बॉय थ्रू अ बॉल स्ट्रेट अप इनटू द एयर, ऐसे बॉल को पकड़ा और ऐसे ऊपर फेंक दिया, ठीक है। व्हाट इज द मोशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट? बिल्कुल टॉप पे जाके उसका मोशन कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? इट कंटिन्यू टू मूव अपवर्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड, इट मोमेंटरली स्टॉप बिफोर फॉलिंग बैक डाउन। देखो, हमने ऊपर इसे फेंका और वो एक पॉइंट पे रुकेगा और फिर वापस से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ये है। It changed directions and its speed increased immediately and it moved horizontally for a moment. क्या हो जाएगा? देखो, जब भी हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो एक स्पीड से ऊपर जाती है और धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है। एक पॉइंट आता है कि वो उसकी स्पीड बिल्कुल 0 हो जाती है, वो रुक जाता है एंड देन इट फॉल डाउन, ठीक है, वापस से वो हमारे अर्थ पे आ जाता है, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्लियर है? यही आंसर कर रहे हो ना? टिक बताओ, यही आंसर कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
So a charged balloon is brought near a stream of water from a tap. Which of the following is the most likely to happen? ठीक है, चार्ज बलून को, ठीक है, चार्ज बलून को किसके पास लेके गए? स्ट्रीम ऑफ वाटर के पास, एक झरने के पास लेके गए हैं. So the water stream will be repel, the water stream will be attracted, there will be no effect on the water stream and the water stream will stop flowing. क्या हो जाएगा? Yes, क्या हो जाएगा? वाटर जो होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना. बहुत हायर क्लास में जब आप 10th 11th में पहुंचोगे ना, तब आपको पोलर का मतलब समझ में आएगा. अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. यहाँ पे पोलर क्या होता है? विच हैव टू डिफरेंट पोल्स. टू डिफरेंट पोल्स मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, है ना, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, वो पोलर होता है. तो वाटर के पास हमारा पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है. इसीलिए हम कहते हैं भाई कि वाटर जो है, पानी जो है वो कैसा है? पोलर है. ठीक है, पानी जो है वो पोलर है. ठीक है, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा, उसके पास नेगेटिव चार्ज भी होगा. अच्छा, अब जब बलून को हम उसके पास लेके जाएंगे तो ऑपोजिट चार्ज जो वाटर मॉलिक्यूल का होगा वो तो अट्रैक्ट करेगा, एंड जो सेम चार्ज होगा भाई वो तो रिपेल करेगा, है ना, है कि नहीं है. तो इसके पास तो दोनों चार्ज है ना, तो ऑपोजिट चार्ज क्या कर लेगा? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. ऑपोजिट चार्ज क्या करेगा बेटा? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. सो द वाटर स्ट्रीम विल बी अट्रैक्टेड. वाटर स्ट्रीम विल बी अट्रैक्टेड. रीजन क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, भूलना नहीं है ना, भूलना नहीं है भाई. चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 5. अ पर्सन इज ट्राइंग टू पुश अ हेवी स्टोन बट द स्टोन डज नॉट मूव. है ना, ऐसा होता है ना कि आप ऐसे टेबल, आप सोचते हो आप ही बाहुबली हो, है ना, आप ही सारे टेबल खिसका दोगे अपने घर के, लेकिन जब आप टेबल खिसकाने जाते हो आपसे खिसकता नहीं है. तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है ना, कि एक पर्सन है जो कि हेवी स्टोन को खिसकाने की कोशिश कर रहा है बट वो मूव भी नहीं कर पा रहा है उसको. व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन? हाँ जी, कौन अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर पाएगा? आप. चलो ऑप्शन देखो. द अप्लाइड मस्कुलर फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. The applied muscular force is balanced by the force of friction. There is no force of friction acting on the stone and the stone has no weight so it doesn't move. क्या बात कर दी इन्होंने, है ना, क्या बात कर दी. देखो भाई, जब हम स्टोन है ना, स्टोन है तो स्टोन को पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो जो भी हमने मस्कुलर फोर्स लगाया वो उतना नहीं था जितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, यानी कि जितना अपोजिंग फोर्स लग रहा था उतना हम फोर्स लगा ही नहीं पा रहे हैं. ठीक है, तो द अप्लाइड फोर्स, द अप्लाइड मस्कुलर फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो दोनों ने बैलेंस कर रखा है, ऐसा ना कि आप इधर से ताकत लगा रहे हो, कोई इधर से ताकत लगा रहा है, अब दोनों बैलेंस हो गए, दोनों के दोनों बैलेंस हो गए. ठीक है, तो मूव नहीं करता. ठीक है, देखा ना टग ऑफ वॉर में क्या होता है, इधर से ऐसे रस्सियां खींच रहे होते हैं, फिर उधर से रस्सियां खींच रहे होते हैं. अब दोनों पे ताकत बराबर लग जाती है तो क्या होता है? बीच में रुक जाते हैं, है ना. तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी हो जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. A cyclist stop pedaling on a flat smooth road. Which of the following statement correctly explain why the bicycle eventually comes to the stop? ठीक है, तो क्यों रुक जाती है बाइसिकल जब हम उसको पैडल नहीं कर रहे होते? तो the cyclist is no longer applying muscular force, इस वजह से. The gravitational force pull the bicycle down. The force of attractions between the tire and the road oppose the motion and the air resistance is the only force acting on the bicycle. Yes, क्यों बाइसिकल जो है वो रुक जाती है? क्यों रुक जाती है बेटा? क्योंकि जो रोड है जिस पे बाइसिकल चल रही है वो क्या करता है? वो एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई करता है ना, टायर पे अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेगा जिसकी वजह से ना चाहते हुए बाइसाइकिल को रुकना पड़ेगा इफ यू आर नॉट पेडलिंग. ठीक है, सो क्या हो जाएगा? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस बिटवीन द टायर्स एंड द रोड अपोज द मोशन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा. बढ़िया, यस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 न्यूटन. ठीक है, अर्थ पे किसी का वेट 10 न्यूटन है. What is the approximate weight of the same object in the moon? चलो अच्छा, ये देखो मैं आपको बता रही हूँ और मुझे सबका वेट जानना है मून पे. ठीक है, चलो अपने रियल वेट मुझे मत बताओ, ठीक है, बट मुझे इतना बता दो कि जब आप किसी दिन, है ना, चांद पे पहुंचोगे तो आपका उस वक्त वेट कितना होगा, ये मुझे जानना है. ठीक है, तो ये मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका वेट मून पे कितना होगा. बाकी इसका वेट कितना होगा वो मैं आपको बता देती हूँ, है ना. चलो, तो वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, हमारे जो अर्थ का
ये ग्रेविटी है दैट इज 10 न्यूटन एग्जैक्टली। अगर हम बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बट हम उसको अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ का जो क्या है, नॉट 10 न्यूटन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ का जो हमारा ग्रेविटी है दैट इज अब अगर मून से कंपेयर करें तो मून पे क्या हो जाता है, ग्रेविटी 1/6 हो जाता है। तो जो भी है उसका 1/6 कर दो, 10 है तो इसका 1/6 कर दो। जैसे कि मान लो आपका वेट अगर 40 है तो 40 डिवाइडेड बाय 6 कर दोगे तो आप मून पे कितने केजी के हो वो आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करके बताओगे कि आपका वेट मून पे कितना होगा, बताओगे ना, बता देना यार, ठीक है। चलो तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारा भाई 10 डिवाइडेड बाय 6, 10 डिवाइडेड बाय 6 1.6 न्यूटन। तो ये तो भाई 1.6 न्यूटन का हो जाएगा मून पे जाते ही, ठीक है। 1.6 न्यूटन का हो जाएगा मून पे जाते ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहे हैं, द एसआई यूनिट ऑफ बोथ फोर्स एंड वेट इज न्यूटन। वेट हो चाहे फोर्स हो, दोनों का ही स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो न्यूटन है, ऑफ कोर्स, ठीक है। क्योंकि वेट क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन अर्थ, ठीक है, उसी को हम वेट कहते हैं, राइट। तो दोनों का जो यूनिट हो जाएगा स्टैंडर्ड यूनिट इज न्यूटन, दिस इज करेक्ट। रीजन क्या कह रहे हैं, वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स विद व्हिच द अर्थ पुल एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। यही तो मैंने बताया आपको कि वेट क्या होता है, वेट जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड वेट। सो ये भी ट्रू है विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों की दोनों चीजें करेक्ट है विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया से उसको एक्सप्लेन कर रहा है भाई, बिल्कुल बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट असर्शन रीजन पे आ जाओ। सो असर्शन है व्हेन टू बलून्स आर रब्ड विद अ वुलन क्लॉथ एंड ब्रॉट नियर ईच अदर दे रिपेल ईच अदर। ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि दोनों के पास भाई सेम चार्ज एक्वायर हो जाएगा ना, एंड जब दोनों के पास सेम चार्ज एक्वायर हो जाएगा तो उनको पास लेकर आएंगे तो लड़ाई कर लेंगे, दूर दूर भाग जाएंगे, है ना। सो दे रिपेल, यस इट इज ट्रू। Rubbing the balloon with the woolen cloth give the similar kind of charge. Of course, अगर सेम ही मटेरियल से रब करें तो सेम ही चार्ज एक्वायर होगा, राइट। तो ये भी ट्रू है with the correct explanation again. So question number 9, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। जल्दी बताओ करेक्ट है, हाँ जी। आपका करेक्ट है कि नहीं है, मैंने तो करेक्ट ही बताया आपको, आप करेक्ट बता रहे हो मुझे कि नहीं ये बता दो पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइनली क्वेश्चन नंबर 10। सो असर्शन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट फोर्स लगाता है, यस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हमेशा ऑपोजिट फोर्स लगाता है, यस। अपोजिंग फोर्स ही लगाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सो दिस इज ट्रू। फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू इररेगुलरिटीज इन द टू सरफेस दैट आर कॉन्टैक्ट। हाँ जी, तो देखो अभी ये सरफेस आपको कैसा दिख रहा है, स्क्रीन इसकी बहुत प्लेन है, लेकिन एग्जैक्टली इस पेज को देखें ना तो इसमें बहुत सारे इसकी जो सरफेसेस है ना वो बहुत ज्यादा रफ है। तो जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना कम फ्रिक्शन लगता है। तभी तो जब बिल्कुल ऐसा चिकना सा फर्श होता है तो उस पर जाते हैं फिसल जाते हैं, है ना। और माउंटेन्स पे जब चढ़ने की बारी आती है तो हमारे पैर थक जाते हैं, है ना, क्योंकि हमारी तो उम्र हो गई है तो पैर थक जाते हैं क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, ठीक है। हाँ उम्र हो गई बात सही है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वहां पे ज्यादा लगता है, दोनों चीजें वहां पे एक साथ काम कर रही हैं, ठीक है। सो ट्रू विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ट्रू विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो इसका भी आंसर ए ही करेक्ट होगा, ठीक है, इसका भी हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। तो इसी के साथ देखो हंसते खेलते हमने 10 क्वेश्चन निपटा लिए, है ना। अब हम आते हैं अपने 2 मार्कर क्वेश्चन पे, आ जाए। चलो भाई 2 मार्कर क्वेश्चन के बारे में एंड देन 3 मार्कर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और फिर खत्म, है ना। चलो सो क्वेश्चन 11 क्या है, Why do object moving through liquid and gas need a specific shape to reduce the force of friction? हाँ जी, आपने देखा होगा ना मछली, है ना, मछली जो पानी में तैरती है तो जो बोट का शेप होता है वो जस्ट लाइक अ फिश होता है। एरोप्लेन जो आसमान में उड़ता है उसका शेप जो है वो बर्ड के शेप से डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्यों है ऐसा, हाँ जी ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो भाई वो तो बादशाह है ना, पानी के जो मछलियां हैं वो पानी में तैरती हैं, है ना। तो ये देखा गया कि भाई किस तरीके से बहुत कम हर्डल्स
होंगे और आराम से मूवमेंट हो जाएगा, इस बेसिस पे शेप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहला क्या रीजन लिखेंगे हम, क्या रीजन लिखेंगे कि जो एरोप्लेन है एंड जो बोट है, ठीक है, जो एरोप्लेन है एंड जो बोट है उनका इस तरीके का शेप क्यों बनाया जाता है, टू रिड्यूस द टर्बुलेंस एंड द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इस वजह से, राइट। सो द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू लिक्विड एंड गैस, द ऑब्जेक्ट moving through liquids and gases need a specific shape to reduce the force of friction, है ना। वैसे तो आधे से ज्यादा आंसर इन्होंने दे ही दिया, तो टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। और हम क्या बात कर सकते हैं, टू रिड्यूस द टर्बुलेंस एंड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, टू रिड्यूस द टर्बुलेंस, and frictional resistance, ठीक है, and frictional resistance, so that object move faster and required less force, so that object move faster and required less force, तो इसीलिए इनका इन टाइप के शेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। चलो 12th क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी फील अ फोर्स ऑन आवर पाम व्हेन वी पुश अ हेवी टेबल एज डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर। तो जब भी आप किसी भारी सामान को, है ना, ऐसे पुश करते हो तो आपके पाम पे भी आपको फोर्स अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है बेटा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। अच्छा, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है मैम? यस, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? कहता है कि भाई ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब ये है कि अगर आप किसी को फोर्स करोगे, किसी टेबल को फोर्स कर रहे हो, तो वो टेबल भी आपको फोर्स कर रहा है, इसी वजह से वो फोर्स आपके पाम को फील हो रहा है, ठीक है। ओके, आया समझ में? सो वी फील अ फोर्स on our hand when we push a heavy table due to Newton's third law of motion, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? न्यूटन के मोशन की वजह से। क्या कहता है न्यूटन का मोशन भाई? हाँ, क्या कहता है न्यूटन का मोशन? फॉर एवरी एक्शन, ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा हाथ वो फोर्स एक्सर्ट करता है, वो फोर्स फील करता है, वी कैन से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन 13 इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ हाउ मस्कुलर फोर्स इज एसेंशियल फॉर द इंटरनल फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन। तो मस्कुलर फोर्स क्यों एसेंशियल है बेटा? यस, मस्कुलर फोर्स इंटरनल बॉडी के बारे में बात करें तो हमारा जो हार्ट है,
है ना, हमारा जो दिल है ना, उसमें कौन सा मसल्स प्रेजेंट होता है, दैट इज कार्डिक मसल्स। तो कार्डिक मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, एंड दे पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, है ना। तो वहां पे भी मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा, अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, तो फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे भी जो मसल्स है, ठीक है, जो ईसोफेगस है, जो हमारा स्टमक है, जो हमारा इंस्टेंटाइन है, तो ये इनमें भी मूवमेंट हो रहा है, तो दे ऑल्सो शो मस्कुलर फोर्स इनसाइड अ बॉडी, ठीक है। ओके, सो टू एग्जाम्पल्स और कौन से दो एग्जाम्पल होंगे बच्चे, कौन से दो एग्जाम्पल होंगे? सबसे पहला है पंपिंग ऑफ हार्ट, पंपिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। फर्स्ट वन इज पंपिंग ऑफ हार्ट, तो द कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, द कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जो हमारा कार्डिक मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, टू पंप ब्लड थ्रू द बॉडी, टू पंप ब्लड थ्रू द बॉडी, ब्लड थ्रू द बॉडी, ठीक है। नाउ सेकेंड चीज क्या बताई थी बच्चे? सेकेंड चीज है मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, movement of food through digestive system, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, जो वॉल्स है, जैसे ईसोफेगस है, स्टमक है, इंस्टेंटाइन है, दे क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस, दे कॉन्ट्रैक्ट, ये एक अपने कोऑर्डिनेट मैनर में हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फूड को पुश करते हैं टू द डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पे भी मूवमेंट होता है मसल्स का, ठीक है। द स्मूथ मसल्स, in the wall of the smooth muscles in the wall of the esophagus, इसको हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इन दी ईसोफेगस, और क्या क्या है, ईसोफेगस हो गया, एंड ईसोफेगस है, स्टमक है, ठीक है, ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन। सो द ईसोफेगस, स्टमक एंड द इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट in coordination manner, ताकि खाना जो है हमारा क्या हो जाए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक चला जाए, ठीक है। टू पुश फूड along the digestive tract, to push food along the digestive tract, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हमारे 3 मार्कर के क्वेश्चन आ गए हैं, तो उस हिसाब से हमको आंसर लिखना पड़ेगा ताकि हमको पूरे 3 में से 3 नंबर मिल जाए, ठीक है। सो चलो क्वेश्चन देखो अब क्या है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है, नेचर के साथ उसका क्या रिलेशन है ये बताना है, एंड एग्जाम्पल्स भी देने हैं जो हमारे आंसर को सपोर्ट करेंगे। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड स्ट्रांगली ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, ऑफ कोर्स, जिसकी कॉन्टैक्ट में है उसके सरफेस से 100% फर्क पड़ेगा फ्रिक्शन को, ठीक है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, totally depend on
totally depend on the nature of the surface in contact. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास रफ सरफेस है तो ज्यादा इरेगुलरिटीज होगी तो ग्रेट फ्रिक्शन लगेगा. अगर जो हमारे पास रफ सरफेस है, कैसा सरफेस है बेटा? अगर जो हमारे पास रफ सरफेस है तो यहाँ पे इरेगुलरिटीज बहुत होंगी. ठीक है, इरेगुलरिटीज बहुत होंगी तो क्या लग जाएगा? ग्रेटर फ्रिक्शन लगेगा. ग्रेटर फ्रिक्शन लगेगा. वहीं अगर हमारे पास स्मूथ सरफेस है, अगर जो हमारे पास स्मूथ सरफेस है तो इरेगुलरिटीज कम होंगी एंड यहाँ पे लेस फ्रिक्शन लगेगा. ठीक है, यहां पे क्या लग जाएगा बच्चे? लेस फ्रिक्शन लगेगा. अब एग्जांपल्स हमें हमारे चैप्टर के ही एग्जांपल्स बताने, इन्होंने पहले कह दिया है चैप्टर के एग्जांपल बता देना चुपचाप से, है ना? तो एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे बेटा? क्या एग्जांपल्स बताओगे आप? चैप्टर पढ़ा है ना? यस, चैप्टर पढ़ा है ना? तो स्लाइडिंग अ वुडन ब्लॉक ऑन सैंड पेपर. ठीक है, स्लाइडिंग अ wooden block on sandpaper. sandpaper कैसा होता है? sandpaper तो बड़ा खतरनाक होता है, यानी कि रफ होता है. ठीक है, so it is harder to slide it. ठीक है, it is harder than sliding it on a polished surface, हम ये बोल सकते हैं. ठीक है, sliding a wooden block on sandpaper is harder than स्लाइडिंग इन स्मूथ सरफेस. तो अगर हम इस पे स्लाइड करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, और अगर हमने नॉर्मली स्मूथ सरफेस पे स्लाइड किया तो आराम से हो जाएगा. ठीक है, सो द रफ सरफेस, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा ग्रेटर द फ्रिक्शन. ठीक है, द क्या बोल देंगे हम? यस, क्या बोलेंगे? रफर द सरफेस ग्रेटर द फ्रिक्शन. यस, हम ये बोल सकते हैं. रफर द सरफेस, rougher the surface, greater the friction. Rougher the surface, greater the friction. Okay, now the last question of today's class. आखिरी सवाल है आज की क्लास का. ठीक है, क्या है सवाल? एक्सप्लेन व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैग्नेटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर. ठीक है, सारी की सारी चीजें आपको चैप्टर से बतानी है. सो डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? जहां पे चार्ज के बारे में बात की जाती है, जहां पे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन के बारे में बात की जाती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑब्जेक्ट. इट इज द force of attraction, it is the force of attraction or repulsion. It is the force of attraction or repulsion between electrically charged object. ठीक है, वो वाला हमने पढ़ा था ना चैप्टर में कि स्केल से ऐसे रब करोगे तो चार्ज हो जाएगा स्केल, एंड देन आप पेपर को अट्रैक्ट कर सकते हो थ्रू इट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. ठीक है, लाइक चार्ज रिपेल, लाइक चार्ज रिपेल एंड ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करेंगे एंड ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? क्या इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये बताना जरा. हाँ जी, क्या बोल रहे हो? क्या होगा इसका एग्जाम्पल? जो चार्ज बलून है दैट अट्रैक्ट अ स्मॉल पीस ऑफ द पेपर, क्योंकि दोनों पे अलग अलग चार्ज प्रेजेंट होता है. ठीक है, अ चार्ज्ड बलून or charged balloon attracting
द पीस ऑफ पेपर, ठीक है, चार्ज बलून अट्रैक्टिंग द पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर, ठीक है। अब डिफरेंस बताना है यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे से कैसे अलग है ये हमको बताना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ठीक है, कैसे डिफरेंस है ये हम बताएंगे। चलो सबसे पहले किस बेसिस पे बताएं, सबसे पहले हम क्या बताएंगे, कॉज क्या है इनके। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ये क्या करता है, यहाँ पे मूवमेंट होता है चार्ज का ड्यू टू द मैग्नेटिक पोल्स। सो यहाँ पे क्या बोल देंगे हम, कहाँ गया ये मैग्नेटिक फोर्स। सो कॉज क्या है यहाँ पे, ड्यू टू द मूविंग चार्ज ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स। किस वजह से होता है, ड्यू टू मूविंग चार्ज ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स। वहीं अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें तो ड्यू टू दी क्या हो जाएगा, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, ड्यू टू स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमारा रुका हुआ चार्ज होता है। अब इनका नेचर कैसा है बेटा, यस, कॉज किसकी वजह से होता है ये तो हमने जान लिया, अब इनके नेचर के बारे में जान लेते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, कैन अट्रैक्ट और रिपेल ऑन दी पोल्स, ठीक है, कैन अट्रैक्ट और रिपेल डिपेंड्स अपॉन दी पोल, डिपेंड्स अपॉन दी पोल, कि कैसा पोल है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, साउथ साउथ रिपेल करेंगे, ठीक है। वहीं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात करें तो कैन अट्रैक्ट और रिपेल डिपेंडिंग ऑन द चार्ज, नॉट डिपेंडिंग ऑन द पोल। सो कैन अट्रैक्ट और रिपेल डिपेंडिंग ऑन द चार्ज, कि कैसा चार्ज है, कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स बता दो फटाफट से, हाँ जी, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा मैग्नेटिक का, आयरन फिलिंग है ना, मैग्नेट अट्रैक्टिंग आयरन फिलिंग, मैग्नेट अट्रैक्टिंग आयरन फिलिंग्स। वहीं अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करें तो बलून अट्रैक्टिंग पेपर, बलून अट्रैक्टिंग पेपर, बलून जो है वो पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। एंड इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस अपने कर लिए हैं समाप्त। अब देखो आपकी बारी है, आपको ये बताना है कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं एंड आपके अकॉर्डिंग इस वर्कशीट में कितने मार्क्स आप ला पा रहे हो, ठीक है। बाकी देखो जितने क्वेश्चन पूछे ना चुपचाप से सही आंसर देना, ठीक है। ये नहीं कि आराम से सिर्फ सुन रहे हो, लिखना भी है, तभी तो प्रैक्टिस हो पाएगी आपकी, है ना। एक ही चैप्टर की कितनी सारी चीजें हमने करा दी है, अब एक भी नंबर कटने नहीं चाहिए आपके। प्लस कमेंट करके आप मुझे ये भी बता देना कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको पहले कवर कर लेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफी है ना। अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि सिर्फ लेक्चर को सुन लिया और हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।